हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होगे, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने सारी मूवमेंट्स को प्रैक्टिकली कर लिया। पर क्या उससे हमारा काम हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकली तो आप नहीं कर पाओगे ना, आपको लिखनी पड़ेगी डेफिनेशंस। तो वो डेफिनेशंस क्या है? देखो, सबसे पहले हमने किया था फ्लेक्शन। आपको मैंने बताया कि फ्लेक्शन क्या है, ये है। तो क्या हुआ? बेंडिंग पार्ट्स अराउंड अ जॉइंट एंड द एंगल बिटवीन देम डिक्रीजेस इज नोन एज फ्लेक्शन। एक्सटेंशन उसका ऑपोजिट हुआ। क्या हुआ? स्ट्रेटनिंग और एक्सटेंडिंग पार्ट्स एट अ जॉइंट दैट लीड टू इंक्रीज ऑफ एंगल इज नोन एज एक्सटेंशन। तो अगर डिक्रीज है एंगल में तो फ्लेक्शन, इंक्रीज है तो फिर एक्सटेंशन। एबडक्शन क्या हुआ? मूविंग बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज नोन एज एबडक्शन, और मूविंग बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन इज नोन एज एडक्शन। ये हमने सारा कर लिया, ऐसे ही आपको लिख कर आना है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? ये समझने के लिए न्यूटन कौन है? तो सर इजैक न्यूटन बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने लॉज ऑफ मोशन बनाए। पर उन लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए हमें मोशन समझना पड़ेगा ना। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके क्लास 11th में आ रखा है। पर बाकी सारी स्ट्रीम को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। पर हम क्या समझेंगे कि आपने कभी भी ये कभी पढ़ा ही नहीं हुआ है, ठीक है? तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम कर रहे हैं, उससे पहले मोशन का पता होना बहुत जरूरी है ना, कि मोशन होता क्या है। अच्छा, आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए, मोशन हो गया। तो कुछ भी नहीं है, चेंज इन प्लेस एंड सिचुएशन इज टर्म्ड एज मोशन। अब कौन कौन से लॉज हैं जो इस मोशन को गवर्न करते हैं? वो है 3 लॉज ऑफ मोशन बाय न्यूटन। सबसे पहले है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आपको ये याद रखना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है? तो क्या बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या है ये लॉ ऑफ इनर्शिया? इट स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। क्या मतलब है? अगर कोई चीज कहीं पर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में चलती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना ले। मैं ये कैसे कह रहा हूं? कोई बॉल है, वो यहां पर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और अगर कोई बॉल है हमने उसको फर्स्ट पर चला दिया तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी हो। अब आप बोलोगे ऐसा तो होता ही नहीं है, बॉल तो रुक जाती है। वो इसलिए है क्योंकि उस केस में एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है। जो हमारा फर्श होता है, जो हमारा फ्लोर होता है, वो रफ होता है। रफ होने के कारण उसके अंदर फ्रिक्शन होती है। जो फ्रिक्शन का कंसेप्ट था वो आपके सिलेबस में है, पर अब नहीं है 30% रिड्यूस सिलेबस होने के कारण, ठीक है? तो फ्रिक्शन अब नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए हम उसे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। पर आप समझ लो कि ऐसा नहीं है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत हो गया, बस यही है कि फ्रिक्शन लगने के कारण जो है वो बॉल रुक जाती है। नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो बॉल चलती रहती चलती रहती चलती रहती। बहुत आसान है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है? क्या बोलते हैं उसे? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। क्या क्या एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की? सबसे पहले अप्लाइड इन गेम खो खो। खो में क्या होता है? कई प्लेयर्स बैठे होते हैं, कई प्लेयर्स भाग रहे होते हैं। तो जो वो बैठे हुए प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को खो करते हैं। जब तक वो खो नहीं करते वो प्लेयर्स रेस्ट में रहते हैं, पर जैसे उन्हें ऊपर से कोई फोर्स आ के खो बोल देती है तो वो चलने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। तो पहला तो यही हो गया। हॉकी बॉल विल गो ऑन मूविंग। तो अगर आप हॉकी बॉल को मारोगे तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन ना हो तो कैन गेट स्टॉप ड्यू टू रफनेस ऑन सरफेस। जो फ्रिक्शन होती है पर हमने उसे इग्नोर किया है। फ्रिक्शन नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, तो वो चलती ही रहती। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ को क्या याद करने को बोला था? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स प्रोड्यूसिंग इट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या मतलब है? देखो, रेट ऑफ स्पीड का क्या मतलब है कि किस टाइम से कितनी देर में स्पीड बदल रही है। कैसे बदलती है? आप एक्टिवा में घूमे होगे, बाइक में घूमे होगे, कार में घूमे होगे, आपने देखा होगा कि हम एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, एक्टिवा में थ्रॉटल को दबाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ये क्या रेट है जिससे स्पीड बढ़ रही है? वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स प्रोड्यूसिंग इट। अच्छा, आप सोचो एक चीज को मैं ऐसे हल्का सा धक्का मारूं और एक चीज को बहुत जोर की धक्का मारूं, कौन ज्यादा देर तक आगे जाएगा? कौन जल्दी आगे जाएगा? वही जिसको ज्यादा धक्का मारा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स प्रोड्यूसिंग, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ स्पीड बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अच्छा, मैंने सोच लिया कि यार मैं इतना ही धक्का मारूंगा। अब इतना ही धक्का मैं मारता हूं साइकिल पर और इतना ही धक्का मैं मारता हूं ट्रक पर, तो कौन ज्यादा आगे जाएगा? ऑफ कोर्स साइकिल जाएगी, ठीक है? अब ये मत बोलना ट्रक आगे जाएगा, ठीक है? ऑफ कोर्स साइकिल जाएगी। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ स्पीड जो है
वो कम होती जाएगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स प्रोड्यूसिंग इट। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में? स्ट्रॉन्गर एथलीट विल थ्रो शॉर्ट पुट बॉल फार्दर देन एन एथलीट विथ लेस स्ट्रेंथ। अब देखो शॉर्ट पुट बॉल होती है ना, जो वो बॉल सी होती है, हम उसे ग्राउंड में फेंकते हैं। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास क्या होगा? ज्यादा फोर्स होगी। ज्यादा फोर्स होने के कारण वो ज्यादा बड़े डिस्टेंस तक फेंक सकता है शॉर्ट पुट बॉल को। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स प्रोड्यूसिंग इट, ये क्लियर हो गया। सेकंड क्या है? 7 kg शॉर्ट पुट बॉल इज डिफिकल्ट देन 5 kg शॉर्ट पुट बॉल। तो अगर 7 kg की शॉर्ट पुट बॉल आ जाए और 5 kg की, किसको ज्यादा आसानी होगी? 5 kg को होगी ना। तो हमने किया कि जैसे जैसे मास कम होता जाएगा हमें रेट ऑफ स्पीड जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी। तो ये हमने सेकंड एग्जांपल से कर लिया, सेकंड एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स से कर लिया। आपको ऐसे ही लिख कर आना है पेपर में जैसे मैंने लिख कर आया हूं, जैसे मैंने लिखा है इन नोट्स के अंदर। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, विच इज द एक्शन रिएक्शन लॉ भी हम बोलते हैं। इट स्टेट्स that for every action there is an equal but opposite reaction। इसका क्या मतलब है? अच्छा, आपने वो देखा हुआ एक बास्केटबॉल, जब हम बास्केटबॉल को ड्रिबलिंग करते हैं, मतलब बास्केटबॉल को हमने नीचे फेंका तो बास्केटबॉल ऊपर भी आती है, इसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो आपने अगर नीचे फेंका है बास्केटबॉल को तो बास्केटबॉल ऊपर आती है। बस सिंपल आपको ऐसे ही याद रखना है। देखो अगर आप साइंस में होते तो उसकी बहुत ज्यादा डिटेल होती है, लॉ ऑफ इनर्शिया की बहुत डिटेल होती है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की बहुत डिटेल होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बहुत ज्यादा डिटेल होती है। पर हमें इतनी डिटेल फिजिकल एजुकेशन में नहीं चाहिए। जितनी मैंने डेफिनेशन लिखी है आपको उतना ही लिख कर आना है, एक वर्ड भी ऊपर नहीं लिखना, एक वर्ड भी नीचे नहीं लिख कर आना। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स में? ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल हमने अभी डिस्कस किया कि बास्केटबॉल को हम अंदर नीचे डालते हैं तो बास्केटबॉल ऊपर उछल कर आती है, तो एक्शन रिएक्शन हो गया। इन शूटिंग बुलेट मूव्स फॉरवर्ड बट गन जर्क्स बैक। तो अगर आपने किसी को शूट किया हो, कभी मत करना, मिर्जापुर नहीं बनानी हमें यहां पर अगर आपने कभी शूट किया तो आपको भी पीछे धक्का लगता है, तो वो जो धक्का है, बुलेट आगे गई आप पीछे गए, तो एक्शन आगे हुआ, रिएक्शन पीछे हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया। स्विमिंग, स्विमिंग में हम हाथ पीछे करते हैं और हम खुद आगे बढ़ जाते हैं, वो क्या हुआ? एक्शन रिएक्शन। वॉकिंग, आपके पैर पीछे गए पर आप आगे बढ़ते गए, वो हुआ एक्शन रिएक्शन। समझ आया आपको एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ भी नहीं है, चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है। मुझे पता है बहुत ही छोटा चैप्टर था, पर इसके नोट्स आप अच्छे से रिवाइज करना। 2 ही टॉपिक्स है यार, तो कोई बड़ी बात है नहीं। एक तो वो मूवमेंट्स वाला है और न्यूटन्स के लॉज हो गए, दोनों अच्छे से याद कर लो। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो, और अगर आपका मन करे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करवा सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।